नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो क्लिप में हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित ढेर सारे तथ्यों को देखा है। आज उसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में हम एक नए टॉपिक को लेकर गए हैं जिसे भंवर धारा कहते हैं। वस्तुतः ईडी करंट भंवर धारा एक ऐसी धारा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित ही है। इसमें फैराडे का नियम, लेंज का नियम आदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों को हम समाहित करते हुए इस भंवर धारा को समझेंगे। तो जैसे फैराडे ने बताया कि यदि किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में धारा बहने लगती है। और फ्लक्स में परिवर्तन दो कारणों से होता है, जैसे कि हम जानते हैं फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो इस फाई में परिवर्तन या तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में कोई बंद परिपथ हो तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, या बंद परिपथ के तल का क्षेत्रफल उस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में बी के मान में परिवर्तन से फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ए के मान में परिवर्तन से फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण परिपथ यदि बंद है तो उसमें धारा बहने लगती है। और लेंज बताते हैं कि इस परिपथ में जो धारा बहती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं, और प्रेरित धारा उस फ्लक्स में हो रहे परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। तो जैसे हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, इसका एन पोल है और ये एस पोल है। इस मैग्नेट को इस धारावाही परिपथ के करीब या फिर दूर ले जाते हैं, यानी इसको गति कराते हैं ऐसे करके। तो गति कराने से इस धारावाही लूप या कहते बंद परिपथ से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इसमें इस फ्लक्स में धारा बहती है, और ये धारा इस फ्लक्स में हो रहे परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। दूसरा, यदि इस मैग्नेट को, इस चुंबकीय द्विध्रुव को स्थिर रखा जाए और इस बंद परिपथ को आगे पीछे गति कराया जाए तो भी इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कुल मिला के हम कहें कि इस मैग्नेट और इस बंद परिपथ के बीच यदि सापेक्ष गति होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और यह प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि इन दोनों के सापेक्ष गति का विरोध करती है, या फिर गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। अब ईडी करंट कुछ इसी तरह का है। इसमें हम देख रहे हैं कि यदि इस मैग्नेट की इस बद्ध परिपथ के सापेक्ष गति करा रहा है तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित होने लग रही है। और धारा प्रवाहित इसलिए हो रही है कि इस परिपथ के मटेरियल में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण बंद परिपथ में निहित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं और प्रेरित धारा बहने लगती है, और यह धारा इस फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। और फ्लक्स में परिवर्तन जिस कारण से होता है उसका विरोध करती है। जैसे गति के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो गति का विरोध करती है। तो अब दूसरी बात है कि यदि ये बंद परिपथ न हो बल्कि क्या हो, ये एक धातु का प्लेट हो, धातु का प्लेट हो, और धातु के प्लेट तथा इस मैग्नेट के बीच सापेक्ष गति हो रहा हो, या कह लें कि धातु के प्लेट को स्थिर रखें, इस मैग्नेट को गतिशील कराएं, गति कराएं,
तो ऐसी स्थिति में इस धातु के प्लेट से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने का आपने बंद परिपथ के संदर्भ में देखा कि जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं और बंद परिपथ में धारा बहने लगती है। यानी अगर बंद परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, तो क्या इस धातु के प्लेट में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन भी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण गति करने लगते हैं। तो ये धातु का प्लेट इस तरह से है और धातु के प्लेट में मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे कि बंद परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, तो बंद परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन के एक निश्चित दिशा में गति के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस धातु के प्लेट में मुक्त इलेक्ट्रॉन के होने के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी एक निश्चित धारा में गति करने लगते हैं और उस गति के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यह विद्युत धारा इस फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। तब तक इस धारा की तीव्रता इतनी होती है कि फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो चूंकि यदि ये प्लेट इस तरह से है और इस मैग्नेट के कारण चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इस दिशा में ऐसे चल रही और अगर इस मैग्नेट को नजदीक ले जाते हैं तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है, या कहें कि इस प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है और इस वृद्धि को समाप्त करने के लिए, इस गति को समाप्त करने के लिए इस प्लेट के अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धातु के प्लेट की बाहरी किनारे पर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। इतना गति के कारण जो प्रेरित धारा होती है उस धारा के कारण फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध हो जाता है या फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त हो जाता है तब तो ठीक है। अगर नहीं समाप्त होता है, ये धारा जो प्रेरित धारा है इनसफिशियंट होती है, अपर्याप्त होती है इस फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करने के लिए, तो पुनः जो बाकी के मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इससे छोटे वृत्ताकार पथ पर इस तरह से गति करने लगते हैं। अब मान लीजिए इस पहले वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रेरित धारा जो बह रही वो फ्लक्स में परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे वृत्ताकार पथ पर घूम रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रेरित धारा से इस फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त नहीं होगा, तो पुनः एक और वृत्ताकार पथ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन की गति होगी और पुनः प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इस प्रेरित धारा के कारण फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त नहीं होता है, तो पुनः एक और वृत्ताकार पथ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और प्रेरित धारा बढ़ती है। तो इस तरह से तब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं जब तक कि फ्लक्स परिवर्तन समाप्त न हो जाए। तो इस तरह की धारा जो किसी धातु के प्लेट में उस प्लेट से गुजर रहे फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, यही धारा कही जाती है ईडी करंट या भंवर धारा। भंवर धारा या ईडी करंट। ईडी करंट एक बार फिर से, जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई बंद परिपथ होता है तो बंद परिपथ से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप उस बंद परिपथ में धारा बहने लगती है जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि फ्लक्स में हो रहे परिवर्तन का विरोध। अगर इस बंद परिपथ के स्थान पर कोई धातु की प्लेट हो तो धातु की प्लेट से गुजर रहे फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धातु के प्लेट में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भी एक निश्चित मार्ग पर वृत्ताकार पथ पर गति करने लगते हैं और गति करने के कारण एक धारा उत्पन्न होती है जो प्रेरित धारा होती है और इस प्रेरित धारा के कारण फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध होता है। तो सर्वप्रथम ये प्रेरित धारा धातु के प्लेट के बाहरी किनारों से होकर चलती है, बाहरी सीमाओं से होकर वृत्ताकार पथ पर चलती है।
अगर उस धारा के कारण फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त नहीं होता है तो पुनः एक और धारा वृत्ताकार पथ पर चलती है। उससे भी अगर फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त नहीं होता है तो पुनः एक और वृत्ताकार पथ पर प्रेरित धारा चलती है। इस तरह से तब तक प्रेरित धारा प्रवाहित होती रहती है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन कंप्लीट नहीं होता, समाप्त नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो धारा प्रवाहित हो रही है बार बार, ये एक भंवर की तरह, जैसे जल में एक टुकड़े को फेंक दिया जाए तो उसमें भंवर उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल ही ये धातु के प्लेट की आयतन, पूरे आयतन में ये जो प्रेरित धारा है वो भंवर की तरह है, इसलिए इसका नाम भंवर धारा या ईडी करंट होता है। तो ये ईडी करंट के लिए क्या कहेंगे, जब कभी किसी धातु के सतह से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है और यह धारा जल में उत्पन्न भंवर की भांति होती है, इसलिए इसे भंवर धारा कहते हैं। यह धारा भी प्रेरित होने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। तो इतना हो गया भंवर धारा के विषय में। और इसको अगर देखना चाहें तो ये एक धागे से एक मैग्नेट को बांध दिया जाए और इसको सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन करा देगा इस तरह से, और यहां पर धातु का एक प्लेट रख दिया जाए तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन करने का इस प्लेट से गुजर रहे चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होते हैं और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो धारा क्या करती है, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। और यदि फ्लक्स में परिवर्तन इस मैग्नेट चुंबकीय द्विध्रुव की गति के कारण है तो वस्तुतः ये जो प्रेरित धारा है इसकी गति का क्या करती है, विरोध करती है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। मैग्नेट चुंबक अपने आवर्त को आयाम को कम करते करते अंत में क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इस धातु के प्लेट में
जो एडी करंट, जो प्रेरित धारा है, वो प्रेरित धारा इसके गति का विरोध करती है, क्योंकि इसकी गति के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन का प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और लेंज कहते हैं कि प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई होती है। तो ईडी करंट इस प्लेट के सीमा के अंदर, इस प्लेट के पूरे आयतन में ईडी करंट इसलिए पैदा हुई कि ये मैग्नेट गति कर रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है ये करंट इसकी गति का क्या करती है, विरोध करती है। और प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा मैग्नेट धीरे 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 क्या होता है, रुक जाता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें इसका विरोध ये प्लेट कर रहा, और ये प्लेट क्या विरोध कर रहा, क्योंकि इसकी गति के कारण इस प्लेट से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, जिसको हम ईडी धारा कहते हैं, और ये धारा इसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। नंबर एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारा एन ध्रुव है, और ये क्या है, एस ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों के बीच ये चुंबकीय क्षेत्र है, जिसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखा है, और ये एक धातु का टुकड़ा है, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह से करते हैं। तो जब ये धातु का टुकड़ा यहां पर है, तो ऐसी स्थिति में इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी, बी का मान यहां नहीं है, तो 0 इंटू ए का मतलब क्या हो गया, 0। और मान लीजिए ये गति करते हुए यहां पर चला है, इस तरह से यहां पर चला, तो यहां पर आने के बाद इसके लिए फाई इक्वल टू बी इंटू ए हो जाता है। ए इसके सतह का क्षेत्रफल हो गया, बी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहां पर फ्लक्स 0 है, यहां पर फ्लक्स क्या है, फाई है। तो फ्लक्स में परिवर्तन 0 से फाई हुआ, और इसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो एडी करंट पैदा हुई, वो इस फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। यानी जिस गति के कारण फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, उस गति का क्या करेगी, विरोध करेगी। और आगे पुनः जब यहां पर ये आ जाता है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है फाई है, और जब इससे बाहर निकलता है, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाता है, फाई इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पुनः फ्लक्स में परिवर्तन फाई से 0 होता है। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन फाई से 0 होता है, तो इसमें पुनः एक ईडी करंट, एक प्रेरित धारा होगी, जो इसके गति का क्या करेगी, विरोध करेगी। यानी अगर धातु का टुकड़ा यहां से इधर की तरफ आ रहा है, तो भी प्रेरित धारा इसकी गति का विरोध कर रही है, और यहां से इधर की तरफ जा रहा है, तो भी प्रेरित धारा इसकी गति का विरोध कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो सरल आवर्त गति ये धातु का टुकड़ा कर रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसकी गति समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक धारा इसमें उत्पन्न हो रही है, जो प्रेरित धारा है, जो ईडी करंट है, वो ईडी करंट इसकी गति का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि जब किसी धातु के प्लेट से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिस धारा का स्वरूप जल में उत्पन्न हुए भंवर के समान होता है। इसलिए इस प्रकार की धारा को हम भंवर धारा कहते हैं। और यह भंवर धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये पैदा हुई होती है, जैसा कि लेंज ने बताया। तो क्या लिखिए, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है यदि फ्लक्स में परिवर्तन सापेक्ष गति के कारण हो रहा हो, तो प्रेरित भंवर धारा उस सापेक्ष गति का विरोध करती है। सापेक्ष गति का विरोध करती है। कुल मिला के भंवर धारा के उत्पन्न होने का
धातु के प्लेट या धातु के टुकड़े से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का कारण धातु के प्लेट और चुंबकीय क्षेत्र, धातु के प्लेट में सापेक्ष गति, और यह जो भंवर धारा उत्पन्न हुई है उसका काम क्या होता है कि जिस कारण ये उत्पन्न हुई होती है उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है। यदि फ्लक्स में परिवर्तन सापेक्ष गति के कारण होती है तो सापेक्ष गति का वो क्या करती है, विरोध करती है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन का उसको विरोध करना है और फ्लक्स में परिवर्तन गति के कारण हो रही है तो डायरेक्ट रूप से गति का क्या करती है, विरोध करती है। तो ये हमारा एडी करंट हो गया। एडी करंट का उद्भव फ्लक्स में परिवर्तन का, और एडी करंट का काम यदि फ्लक्स में हो रहा परिवर्तन है तो उस फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। और फ्लक्स में परिवर्तन यदि सापेक्ष गति के कारण हो रहा तो उस गति का क्या करती है, एडी करंट विरोध करती है। तो ये हमारा एडी करंट हो गया, भंवर धारा हो गया। अब भंवर धारा के कुछ अनुप्रयोग है, कुछ उपयोग है, उसको हम देखेंगे। तो भंवर धारा का पहला उपयोग है दोलन रुद्ध धारा मापी। दोलन रुद्ध धारा माप, दोलन रुद्ध धारा माप। तो धारा मापी जो होता है उसमें विक्षेप प्रवाहित धारा के कारण, धारा मापी विक्षेप प्रवाहित धारा के कारण लग रहे लारेंज बल से जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उस बल आघूर्ण के कारण होता है। तो जब कभी इसमें प्रवाहित धारा की जाती है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 एम्पियर है, तो यहाँ पर इस धारा मापी के संकेतक को होना चाहिए और यहाँ पर क्या है, 0 है। तो जब ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये संकेतक 3 की तरफ जाता है, लेकिन जड़ के कारण 3 पर न रुक करके ये 3 से आगे बढ़ जाता है। और जब 3 से आगे बढ़ता है तो पुनः इस पर एक टार्क लगता है, वह 3 की ओर आता है, पुनः जड़ तो आगे कारण 3 से पहले चलाता है। तो इस तरह से ये संकेतक जो होता है 3 के इर्द गिर्द क्या करता है, दोलन करने लगता है। और दोलन करने के कारण ये इसकी रीडिंग तब तक नहीं ली जा सकती जब तक ये रुक नहीं जाता है। और इसके रुकने में इसके कॉइल के अंदर, इसके कॉइल के अंदर जो धातु पदार्थ भरा होता है उसमें जो एडी करंट पैदा होती है वो इसकी गति का क्या करती है, विरोध करती है, क्योंकि एडी करंट का काम ही होता है कि वो गति का विरोध करता है। तो जो भंवर धारा होती है इसके दोलन का क्या करती है, विरोध करती है, और विरोध के फलस्वरूप ये एक अपने निर्धारित स्थान पर जहां पर उसको होना चाहिए वहां पर रुक जाता है। तो एडी करंट का काम क्या होता है, पहला दोलन रुद्ध धारा मापी बनाना, यानी एक ऐसा धारा मापी जो अपने रीडिंग के इर्द गिर्द दोलन कर रहा हो, उसको उस दोलन को क्या करता है, एडी करंट या भंवर धारा क्या करता है, रोक देता है। क्योंकि जब इस मुख्य रीडिंग के इर्द गिर्द दोनों तरफ ये दोलन करता है तो दोलन के फलस्वरूप इसमें लगे हुए धात्विक पदार्थ में एडी करंट भंवर धारा पैदा होती है और वो भंवर धारा इसकी गति का क्या करती है, विरोध करती है, और अंत में जाकर के ये रुक जाता है और यहीं पे हम रीडिंग ले लेते हैं। तो भंवर धारा का पहला काम होता है कि दोलन रुद्ध धारा मापी का निर्माण करना। दूसरा काम होता है इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर। तो यह एक ऐसा मोटर होता है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, और लगातार परिवर्तन होने के कारण एक तरह से कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र गतिशील होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में धातु का रोटर लगा होता है, और वो रोटर उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो अगर फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र की गति के कारण हो रहा तो दो ही बात हो सकती है, या तो चुंबकीय क्षेत्र गति करना बंद कर दे या फिर धातु का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र के साथ गति करना शुरू कर दे। तो ऐसी स्थिति में जो धातु का टुकड़ा होता है विद्युत मोटर में वो चुंबकीय क्षेत्र की गति के साथ गति करने लगता है, और वही
गति जो होती है हमको यांत्रिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तीसरा हमारा होता है प्रेरण भट्ठी। प्रेरण भट्ठी आप जानते हैं कि जहां पर धारा होती है वहां पर प्रतिरोध के कारण ऊष्मा का उद्भव होता है। यानी हम पढ़े हुए हैं कि एनर्जी E=I²RT। तो यदि फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धातु के टुकड़े में या धातु के प्लेट में भंवर धारा उत्पन्न होती है और धातु के प्लेट में रेजिस्टेंस निश्चित रूप से होता है, तो इस I²RT के हिसाब से धातु में ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह ऊष्मा धीरे धीरे धातु के ताप को क्या करती है, बढ़ाती है। तो प्रेरण भट्ठी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें जिस पदार्थ को पिघलाना होता है उस पदार्थ को किसी पात्र में रख देते हैं और इस पात्र को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और यह बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती धारा के कारण उत्पन्न होता है। कभी ये प्लस पर होता है, ये माइनस पर होता है, कभी ये माइनस पर होता है, कभी ये प्लस पर होता है। तो ऐसी स्थिति में कभी चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में तो कभी दूसरी दिशा में होती है। यानी फ्लक्स परिवर्तन लगातार होता रहता है और फ्लक्स परिवर्तन के कारण इन पदार्थ में ईडी करंट भंवर धारा उत्पन्न होती है और इस भंवर धारा के कारण धीरे धीरे इसमें रहे प्रतिरोध के फलस्वरूप ये ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊष्मीय ऊर्जा धातु के ताप को क्या करती है, बढ़ाती है और लगातार विद्युत धारा के प्रवाह के कारण लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और लगातार ईडी करंट उत्पन्न होती है और इस ईडी करंट के कारण इस भंवर धारा के कारण लगातार इसके टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है। अंत में इसका टेम्परेचर धातु के गलनांक से ऊपर हो जाता है और धातु क्या होता है, पिघलने लगता है। तो प्रेरण भट्ठी भी भंवर धारा के सिद्धांत पर काम करती है। तो यह होगा हमारा प्रेरण भट्ठी। और चौथा प्रेरण ब्रेक या इलेक्ट्रिक ब्रेक। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक ऐसा होता है जो ईडी करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे ये चक्का है जो गतिशील रहता है। इस चक्का के केंद्रीय भाग में ये ड्रम होता है और ड्रम के बीच में ये धुरी होता है। जब कभी इस चक्के को रोकना होता है तो इस ड्रम में विद्युत धारा प्रवाहित करके इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और यह चुंबकीय क्षेत्र लगातार इस धुरी के सापेक्ष गति करने लगता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र धुरी के सापेक्ष गति करने लगता है तो इस धुरी से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है और इस धुरी में ईडी करंट भंवर धारा बनने लगती है और इस धुरी में उत्पन्न भंवर धारा इसके सापेक्ष गति का क्या करेगी, विरोध करेगी। क्योंकि सापेक्ष गति के कारण फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भंवर धारा उत्पन्न हो रही है और यह भंवर धारा उस गति का विरोध करेगी जिसके कारण ये पैदा हो जाती है। तो इस गति के विरोध करने के फलस्वरूप धीरे धीरे ये भंवर धारा इस मैग्नेट को रोकने का प्रयास करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को रोकने का प्रयास करेगी और चूंकि इसी चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये चक्का लगा हुआ है, ये पहिया लगा हुआ है, तो ये पहिया भी चुंबकीय क्षेत्र के साथ रुक जाता है। ये इलेक्ट्रिक ब्रेक का सिद्धांत है। पहिए के केंद्र में एक ड्रम होता है जिसमें जब कभी हमको इस पहिए को रोकना होता है तो ड्रम में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने का ये ड्रम चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र लगातार धुरी के सापेक्ष घूमने लगता है पहिए के साथ। और जब घूमने लगता है तो धुरी से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धुरी में कौन सी धारा उत्पन्न होती है, भंवर धारा उत्पन्न होती है और ये भंवर धारा इसकी गति का क्या करती है, विरोध करती है और गति का विरोध करने का ये ड्रम को क्या करती है, रोकती है और ड्रम के साथ साथ पहिया भी रुक जाता है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक का ये सिद्धांत है। तो इस तरह से हमने
आज ईडी करंट, भंवर धारा, भंवर धारा की उत्पत्ति, भंवर धारा की उत्पत्ति का कारण, भंवर धारा का कार्य एवं भंवर धारा के ढेर सारे अनुप्रयोग को देखें। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अथवा व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।